नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टर महाकुंभ में। जी हाँ, ईटी नौ स्वदेश की ये बेहद खास मुहिम जहां पर हमारी कोशिश है कि हम 2 करोड़ लोगों को निवेश के धागे से जोड़े, इन्वेस्टमेंट की राह पर लेकर जाएं। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ हमारे मुख्य संपादक ईटी नौ स्वदेश और ईटी नौ के निकुंज डालमिया। और निकुंज सर की जो ये खास मुहिम है, जो इनका ये खास सपना है कि जितना हो सके हम लोगों को बेहतर से बेहतर, कामयाब से कामयाब, सफल से सफल निवेशक बनाएं, और उसी के चलते हमारी ये खास मुहिम है। लेकिन जब भी मुझे आपसे जानना है, जब भी हम निवेशकों की बात करते हैं, आपने बहुत सारी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, आप बड़े से बड़े निवेशक से मिलते हैं, आप आम से आम निवेशक से भी मिलते हैं। भारतीय निवेशक, मुझे बताइए सबसे पहले, किस हद तक बदला है, किस तरह बदल रहा है? देखिए, जो मेंटालिटी होती है और जो अप्रोच होती है, वह अक्सर हमने देखा है कि वह बदलती है समय की वजह से। इसका सबसे प्रमुख कारण मेरे हिसाब से है, अभी जो हम आज के निवेशक की अगर बात करें, और मैं कोविड, जैसे हम समय को एसी और बीसी में डिवाइड करते हैं, एडी और बीसी में डिवाइड करते हैं, मैं इंडियन निवेशक को प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड के 2 फैक्टर्स में डिवाइड करता हूँ। पोस्ट कोविड कविता क्या बदला है? टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, बिलीफ। यह तो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बदला है। यह बहुत अच्छी खबर है। मगर क्यों बोल रहा हूँ? मगर क्यों बोल रहे हैं आप? एफएनओ में देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छे के साथ बुरा और बुरा के साथ अच्छा हमेशा होता है। तो एक तरफ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसे हम सिप बोलते हैं, मूव टुवर्ड्स फाइनेंशियलाइजेशन बोलते हैं, डीमैट अकाउंट बोलते हैं, सिप इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, वो बदले हैं, अच्छे हैं, बढ़ते रहेंगे। मगर एफएनओ बिल्कुल, अगर मगर हमेशा चलता अगर मगर चलेगा हमेशा। लेकिन देखिए, ये हमेशा एक धोधारी तलवार जैसी बात होती है, और जैसा आपने कहा कि अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहेगा। तो इन्वेस्टर महाकुंभ की हम शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे भी हम मिल लेते हैं। मेरे साथ जयन गुप्ता, फाउंडर, स्टेक होल्डर्स, एम्पावरमेंट सर्विसेज एंड फॉर्मर ईडी सेबी, यहाँ पे स्टूडियो में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र कुमार, CEO वैल्यू रिसर्च, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही ग्रो म्यूचुअल फंड के CEO वरुण गुप्ता हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप दोनों का, इनफैक्ट आप तीनों का स्वागत है हमारे इस बेहद खास मुहिम में। और धीरेन्द्र जी, आपके पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि जब भी निवेश की बात होती है, जब भी निवेश के क्या बोलते हैं, हैंड होल्डिंग की अगर हम बात करें, ऐसे शख्स की बात करें जो आपको आगे की राह आसान भाषा में समझाते हैं और निवेश के हर पहलू में आपकी सहायता करते हैं, तो आपका नाम सबसे पहले आता है जहन में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले अमिताभ बच्चन बोलते हैं। अब अच्छी बात है, बुरी बात है, मुझे पता नहीं। क्यों धीरेन्द्र भाई? अक्सर लोग बोलते हैं जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है आप। उनके क्रेडेंशियल्स बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं तो एक बहुत ही बोरिंग बात बहुत सालों से और 30 साल तक लगातार एक ही बात बोल रहा कि धीरे धीरे निवेश कीजिए, लंबे समय का पैसा ये इन्वेस्ट कीजिए इक्विटी में, कम समय का पैसा इक्विटी में कभी मत कीजिए। और ये जो 6 बजे रात सुबह 9 बजे ये जो रनिंग कमेंट्री शुरू हो जाता है, उससे आप उत्साहित मत होइए, वो सबके बस का नहीं है। और ये सब चीजें समय के साथ साबित हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन उसका खासा रुझान भी हम लोगों में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और क्योंकि ये जो हमारा पैनल है, और पैनल की जो थीम है निकुंज सर, वो आज का निवेशक और आज का निवेश है। और क्योंकि हमने चर्चा की शुरुआत में, भूमिका ये बांध दी है कि आज तक का जो निवेशक है वो बदल रहा है, तो उसका एक पहलू मैं चाहती हूँ कि वरुण हमको बताएं। वरुण, न सिर्फ आपकी जो AMC है वो नई है, एक युवा है, बल्कि आप जो लोग चला भी रहे हैं वो भी बहुत युवा हैं, और ट्रेडिशनल AMC से थोड़ा सा हटके हम काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आज के निवेशक आपकी परिभाषा में किस तरह के हैं, और कैसे ट्रेडिशनल AMC से थोड़ा सा हटके आप रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैर पसार रहे हैं? जी कविता, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए आपके शो में। और देखिए, मैं थोड़ा रेफरेंस लूंगा, आप जो कॉन्वर्जेशन ये शो सब हमको इनवाइट करने के पहले बात कर रहे थे, जो सर बता रहे थे कि आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड, राइट? तो देखिए, कई तरीके से इन्वेस्टर्स में चेंज आया है। एक तो हमारे एवरेज एज ऑफ इन्वेस्टर्स भी काफी कम हो गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो। पहले करीब 2020 के पहले करीब एवरेज एज ऑफ इन्वेस्टर करीब 30 से 35 के बीच में हुआ करता था, और अभी एवरेज एज हमारा 27 के आसपास आ चुका है। तो इसमें अगर आप देखें तो कई यंग निवेशक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी यंग निवेशक जब जुड़ते हैं तो उनका निवेश करने का जो तरीका है और जो हमने देखा है वो थोड़ा अलग समय का होता है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में हमेशा से बोलते आए हैं कि आप लॉन्ग समय के लिए सिप करिए और भूल जाइए पैसा।
अभी क्योंकि क्या है कि एक्सेस लोगों को बढ़ गया है, अपना पूरे टाइम पोर्टफोलियो वो ऐप पे देख सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हैं, तो वो भूलने वाला जो मेंटेलिटी है वो थोड़ा कम हो चुका है। और लोग चाहते हैं कि वो मार्केट को टाइम करें, और अगर मार्केट में डाउन जा रहा है तो सेंटीमेंट भी थोड़े जल्दी खराब होते हैं। पर अभी तक हमने क्या देखा, कोविड के बाद से जब भी मार्केट में थोड़ा-सा भी डाउनफॉल आया है, तब द अमाउंट ऑफ मनी जो मार्केट में आता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। क्योंकि जब जो हमारे यंग निवेशक हैं, वो सोचते हैं कि मार्केट में उनको उस समय पे लोअर प्राइस में उनको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएँगे। तो ये कुछ तरीके के कुछ ट्रेंड्स हमने कुछ रुझान देखे हैं। ऑल्सो एक और चीज़ जो हुई है कि कई कंपनियाँ आई हैं और लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है। तो अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत इंक्रीज़ हो गया है। लोगों में जानकारी, एजुकेशन काफ़ी बढ़ चुका है। और लोग पहले जिस तरह से हम निवेशकों को बोलते थे कि आप सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें, सिर्फ वही तरीका नहीं रह गया है, मुझे लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का। और कई थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं। जैसे अभी हमने एक ईवी का हमने एक फंड निकाला था रिसेंटली, और उसको बहुत अच्छा रुझान मिला। वो एनएफओ के टाइम पे 1.7 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया, और एनएफओ के बाद जस्ट बढ़ के वो 3 लाख प्लस नंबर ऑफ इन्वेस्टर हो चुका है, जो काफी बड़ा नंबर ऑफ इन्वेस्टर है एक स्कीम के लिए। तो उसमें भी हमने देखा है कि लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है, लोगों में एजुकेशन बढ़ा है, और इस तरह से लोग एक थीम बेस्ड ऑफ फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो एज एन एएमसी, जैसा आपका जो दूसरा सवाल था कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं, हम अपने एएमसी में हम अलोंग विथ डाइवर्सिफाइड फंड जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को निवेश करना चाहिए और कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए भी लोगों को ऑप्शंस दे रहे हैं। जैसे ईवी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी हमने गोल्ड फंड लॉन्च किया है। जैसे इससे जस्ट पहले ईटी में बात चल रहा था कि गोल्ड का बहुत तेजी से ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है, राइट? और वो हमको भी यही लगता है, इसलिए हमने अभी गोल्ड फंड लॉन्च किया। तो हम इस तरह से भी अपने दूसरे फंड्स में अपने निवेशकों को इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। स्टूडियो में जो गुप्ता जी है, वरुण गुप्ता जी नहीं, जैन गुप्ता साहब तो आपने साइकिल्स देखी हैं, आपने वो समय देखा है कि जब मार्केट में निवेश होता था वो एक फिजिकल शेयर पे निवेश हुआ करता था, उसके बाद डीमैट आया, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कल का जो निवेशक था या आज का जो निवेशक है कल के निवेशक से कैसे डिफरेंट है, और क्या आपके हिसाब से उसके अंदर मनोवैज्ञानिक, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल, बड़ा चेंज आया निवेश को लेकर के? मनोवैज्ञानिक की वर्ड वहाँ कविता जी है ना? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे देते तो शाम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में इतने चेंजेस आए हैं, मार्केट ऐसा हुआ है, निवेशक नंबर बढ़े हैं, निवेशक का जानकारी बढ़ी है कि शाम तो टाइम नहीं है, तो इसलिए छोटा सा जवाब हमारे दूंगा। पास बहुत समय है। मैंने मार्केट देखा है, बहुत समय, महाकुंभ 4 घंटे का है जी। जब सेंसेक्स 1000 पहुंचा था, जी हाँ, जी हाँ। तब पेपर्स में, न्यूज़ पेपर्स में सब जगह क्या आता था, लेकिन उस जमाने में आप लोग नहीं थे, कोई न्यूज़ चैनल नहीं था, जी हाँ, जी। कोई टीवी पे डिस्कशन नहीं होता था। वो ज़माना था जब आप शेयर खरीदते थे तो आपको पता नहीं था किस भाव में ख़रीदा है, शेयर कब डिलीवरी होगी, कब आपके नाम रजिस्टर होगा, उसमें क्या फ्रॉड है। तो ये पिछले 30 साल में ये सब जो रिस्क थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर आपने शेयर ख़रीदा है तो डिलीवर हो रहा है, आपको मालूम है किस प्राइस पे, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। जैसा वरुण ने बोला, जैसा धीरेन्द्र ने बोला, बाकी सब चेंजेज हुए हैं, लेकिन एक चेंज आज भी नहीं हुआ है, वो कभी भी नहीं होगा। ये जो लालच है, ये जो लालच जो है, जो निवेशक को डुबाता है, वो कभी खत्म नहीं हुआ। गुप्ता जी, वो तो एक ह्यूमन मैं साइकोलॉजी तो है। बताऊं, इसलिए मैं बोला कि एक मैं कहता हूँ हाँ। कि ग्रीड एंड ग्रीफ आर मैरिड फॉर लाइफ विदाउट डाइवोर्स प्रोविजन। जी हाँ, जी हाँ। अगर आपकी ग्रीड है तो ग्रीफ मिलेगा आपको। आज भी मैं सवेरे जब उठता हूँ तो कहीं ना कहीं 2 आदमी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, कल का प्रॉफिट 50,000 रुपये आप मेरे साथ इन्वेस्ट करिए। तो मेरा आप ये क्या कहना करते है, हैं, जैसा व्हाट्सएप आता है तो? हाँ, पर सबके पास आता है। नहीं तो आप क्या करते हैं फिर? आपके तो पास मैं आप ब्लॉक कभी कर कभी देते तो हैं? सभी को कंप्लेंट कर देता हूँ कि मेरे पास इस नंबर से आया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको फीस देते हैं। आज की डेट में निवेशक को ये सोचना है कि अगर आपको निवेश की सलाह लेनी है तो एक ऐसे इंसान के पास जाएं जिसको जानकारी हो, और अगर वो फीस मांगे तो फीस दे दीजिए। आप डॉक्टर को फीस देते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी फीस देने में कोई हर्ज नहीं है। अब आप तो इस स्टूडियो में बैठे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं,
लेकिन हजारों लोग रोज व्हाट्सएप बना बना के बोलते हैं कि आज ये हुआ, वो हो गया, कल इतना डूब जाएगा, कल इतना बढ़ जाएगा। तो निवेशक को आज भी, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ परसेंटेज मैं नहीं बता सकता हूँ, बट कुछ निवेशक आज भी इस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं। तो सबसे पहले निवेशक को देखना चाहिए कि जो भी मुझे सलाह दे रहा उसका मतलब क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने परिवार में आइए और किसी परिवार वाले से बोलिए कि अपना जो तुम्हें प्रॉफिट है मुझे दे दो, कोई नहीं देगा। तो जब आपका अपना खून आपको पैसा नहीं दे रहा है तो समाज के लोग जो यूट्यूब बना के भेज रहे हैं वो आपको फ़ायदा तो नहीं कराने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपका नुकसान कराने वाले हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। दूसरा एक चीज़ जैसे धीरेन्द्र ने बताया और वरुण ने बताया, पोस्ट कोविड इन्वेस्टमेंट काफ़ी चेंज हुआ है। एक उसमें क्या हुआ है कि लोगों को ये आइडिया आ गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आज गिरा है तो ये कभी संभलेगा नहीं, ये टेम्परेरी ब्लिप है। एक ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन इसके साथ ही साथ कॉशन भी है, क्योंकि कोविड में जो मार्केट गिरा था और उससे मार्केट आज 3 गुना हो गया है, 3-3.5 गुना हो गया है। तो इन्वेस्टर को ये नहीं समझना चाहिए कि हर बार उसको 2 साल में 3 गुना हो जाएगा। नहीं, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कविता, कुछ एग्जांपल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। तो पिछले कोविड के बाद में कौन से बड़े पैचेस आए थे जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी? तो 2000 कोविड के बाद मार्केट 21 में संभल गया। पहला बड़ा गिरावट का पैच आया था जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था। उस समय नेट इन्फ्लोज बढ़े। एक बड़ी गिरावट का दिन आया था जब मार्केट को इलेक्शन का वर्डिक्ट अच्छा नहीं लगा था। उस दिन नेट फ्लोज पॉजिटिव थे। बजट के दिन जहाँ पर अचानक टैक्स आ गया था, फ्लोज उस दिन भी पॉजिटिव थे। अगर आप भारत की कहानी देखें, और मैं दर्शकों को यही डेटा बताना चाहूँगा, 2000 से 2010 का जो मार्केट था उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स वर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। जो फॉरेनर्स करते थे वो इंडिया में होता था। फॉरेनर्स मेड मनी इन द 2000 to 2010 इंडिया ग्रोथ स्टोरी। 2010 to 2020, HNI investors like Rakesh Jhunjhunwala, Nimish Shah, they made money because they took risk on the capital they had. पर 2020 के बाद ये जो मार्केट चालू हुआ है, ये आम आदमी का बुल मार्केट है। ये BSE के बाहर एक बड़ा सा स्टैच्यू है कॉमन मैन का बुल के साथ। आई थिंक वही सिंबॉलिक है इस बुल मार्केट को लेकर के निवेशक कैसे बदला है। एक डेटा पॉइंट और मैं देता हूँ, हमारे दर्शकों से शेयर करता, वरुण भी हैं, गुप्ता साहब भी हैं, धीरेन्द्र भी हैं। हम FI की सेलिंग की बात करते हैं। सितंबर के महीने में 60,000 करोड़ की FI सेलिंग हुई है। बड़ा नंबर है, मानेंगे? यह नंबर कोविड के समय आया था। कोविड के समय में 60,000 करोड़ की जब FI सेलिंग थी तो मार्केट 35% गिरा था। इस बार 60,000 करोड़ की सेलिंग में मार्केट 5% गिरा है। यही आज का निवेशक है, यही आज का हिंदुस्तानी निवेशक है जो जागरूक हो चुका है, जो आज चुका है कल के निवेशक से डिफरेंट है। तो हम बात करें ना आज के निवेशक की, यही आज का निवेशक है। मैं इसमें एक ऐड करूँगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि 2010-11 में जब मैं सेबी में था, जी हाँ, जी हाँ, तो हम लोगों को एक ये चिंता लगी होती थी कि 200 करोड़ या 500 करोड़ FII ने एक दिन में बेचा और मार्केट 3-4% गिर जाता था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो हमने सोचा कि जिस तरह FII का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट FII के 500 करोड़ से इम्पैक्ट करती है, इट इज़ ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ है, आप देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड और LIC का AUM देखो तो LIC का AUM पिछले 10 साल में दुगने से ज़्यादा हो गया है। म्यूचुअल फंड का AUM कम से कम 4 या 5 गुना हो गया है। तो दैट क्लियरली इन्वेस्टिगेट मतलब एस्टेब्लिशेस कि जो मार्केट में पैसा है उससे पैसा अब FII का नहीं है। वही है। और ये है, अब इसके कई कारण हैं। इसके कई कारण हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि जो बाकी एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं उसमें रिटर्न्स जो हैं वो बहुत कम हो गए। पहले क्या था कि आपने आज ओबराय में 25,000 रुपये फ्लैट बुक किया, 3 महीने बाद 40,000 पर स्क्वायर फीट पे भेज देते थे। आपने किया था? अब वो नहीं हो रहा। मैंने नहीं किया था। ये हुआ करता था। पहले क्या था कि आप अपना कैश लगा दिया करते थे कि थे। अब बाकी सब चीज़ों से कैश की एवेन्यू बंद हो गई हैं और रियल एस्टेट में इस तरह का रिटर्न नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट जो पहले 7% कभी कभी लोग देते थे, 6% में चित रह के 6% 7% देते थे, अब वो 3% रह गया है। FD जो 10-11% हुआ करता था, 9% हुआ करता था, 7-6.5 रह गया है। जो बॉन्ड्स में यील्ड आती थी वो उतनी नहीं रह गई है। RBI बॉन्ड्स की यील्ड 7.5% से भी कम है, 6.79% करीब हो गई है। तो क्या है, इन्वेस्टर को लगता है कि अगर मुझे 5% डिविडेंड मिल रहा है, यील्ड मिल रही है और कैपिटल एप्रिसिएशन है,
तो ये जो जानकारी है, ये जो लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, उससे काफ़ी पैसा आने लगा है। दूसरा आप देखेंगे कि लोगों का सैलरी लेवल बढ़ गया है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया है कि कोविड के टाइम पे लोगों की सेविंग्स बहुत बड़ी है। ना मेरे कमीज का खर्चा था, ना पेट्रोल का खर्चा था, ना बाइक का खर्चा था, कुछ खर्चा, सब पैसा बच रहा था। तो सारा पैसा का पैसा जो इन्वेस्ट बचा था वो मार्केट में आ गया है। बिल्कुल उसी वक्त हमने वो एक तरह का जो भागीदारी, जो इंटरेस्ट हम देख रहे हैं उसी वक्त से हमने शुरू होती हुई देखी। लेकिन धीरेन्द्र सर, सवाल आपसे अब यहाँ पर ये है कि जिस तरह का इंटरेस्ट हम देख रहे हैं वो एक अंडरलाइन बुल मार्केट का भी एक ट्रेंड है, क्योंकि इस तरह के निवेशक, जैसे चर्चा में कई बार, हमने भी कई बार इस पर चर्चा कर रखी है कि इस तरह के निवेशकों ने कभी बाजार में एक कंसिस्टेंट गिरावट नहीं देखी है, मंदी का माहौल नहीं दिखा है। ये कितने तैयार होंगे अगर बाजार में एक लंबा दौर हम गिरावट का देख लें तो? अब गिरावट हो या ना हो ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फितरत तो बाजार की है, चढ़ता है तो फिर उतरता भी है, गिरता भी है। या आप ये कहेंगे कि हमारे बाजार इतने मैच्योर हो चुके हैं, अब जैसे कि एफआई की बिकवाली के बगैर भी हम काफी मजबूती से खड़े होने की यहाँ पर कामयाबी दिखा रहे हैं, तो बाजार में गिरावट हो लेकिन इतनी नहीं होगी जैसे हम पहले की साइकिल्स में देख पाए थे। क्या कहेंगे? बाजार कभी भी, निवेशक कभी भी मैच्योर नहीं होता है। निवेशक केवल अपना कंडक्ट बदल सकता है। लंबे समय का पैसा अगर आप इक्विटी में लगाते हैं, धीरे धीरे लगाते हैं, तो आपको घबराहट कम होगी, क्योंकि आप जो पैसा लगाए हैं वो 3 महीने के बाद उसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसके साथ टिक सकते हैं। अगर ये कम समय का पैसा लगा हो, आप उधार लेके पैसा लगा रहे हैं, तो आपके लिए बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो 21,000 करोड़ का जो SIP का बुक तैयार हुआ है, ये बहुत ही दिलचस्प चीज है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम किया करता था इन्वेस्टर्स गाइड ET नाउ पे, और ये 12 साल तक करीब चल रहा था। और उस समय मैं एक पोर्टफोलियो चलाता था, और जब बाजार गिरता था तब से ही ये मुझे रुझान मिलना शुरू हो गया था कि लोगों के पत्र आते थे कि मैंने अपना 20% पैसा अब नहीं लगाता हूँ, ताकि जब इस तरह का मौका है तो लगाऊं। तो बाजार के गिरावट में इस तरह के निवेशक को खुशी होती है। जब बाजार में कम समय का पैसा लगा रहता है तब वो निवेशक निराश होते हैं, और लगातार अगर गिरता जाए जैसा 2008 में हुआ था कि बाजार सेंसेक्स 2000 पॉइंट से 20,000 पॉइंट से घट करके 8,500 पे आया था, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और विदेशी निवेशक सब भाग खड़े हुए थे। और इस तरह की गिरावट में जब लगता है कि बाजार अब खत्म होने वाला है, वैसी स्थिति की मुझे संभावना नहीं लगती है, क्योंकि जो निवेशकों का डाइवर्सिटी है वो बहुत बड़ा चीज है। लेकिन बाजार के गिरावट से मुझे नहीं लगता है कि इस उतार चढ़ाव से और निवेशकों के भागने के दौर से बचा जा सकता है, क्योंकि बाजार का एक भाग है जो कि जरूरी है, और शॉर्ट टर्मिज्म होता है, और वो भारी गिरावट कम समय में गिरावट के दौर में भागेगा। लेकिन जो अंडरलाइंग बुल रन का जो मुझे समझ में आया है कि पिछले 30 साल में बाजार को देखते हुए, कि अगर कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ती है तो बाजार बड़े भारी तरीके से गिर करके और गिरा ही रहे, वैसी स्थिति आसानी से नहीं बनती है। एक वो दौर था 1992 में बाजार सेंसेक्स पे 4,000 पॉइंट्स पे पहुंचा, और फिर 2004 में वो दोबारा 1992 से लेकर के 2004 तक वही स्थिति बनी रही। दोबारा उस पीक को अचीव करने में करीब 8-10 साल लग गया था। तो वैसी स्थिति जब कभी आपाधापी में बाजार किसी वजह से बढ़ जाता है, जो कि आर्टिफिशियल रीजन है, कंपनी की आमदनी बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ रहा है, कंपनियां एक गोइंग कंसर्न है, ज्यादा कमाएंगी, दाम बढ़ेगा, और वो दाम डिफेंडेबल होगा। और उसमें अगर किसी तरह की गिरावट आती है, किसी बड़े कारण से वो अगर इम्पेयर्ड होता है, तो मुझे लगता है कि बुल को खतरा है, और कोई सस्टेनेबल खतरा निवेशकों के आने जाने से मुझे नहीं लगता। ओके वरुण, एक और मेरे हिसाब से चेंज हुआ है, वह है कि एक इन्वेस्टर के पास अब एम्पावरमेंट आ गया है। JN गुप्ता साहब उस बारे में बात कर रहे थे, मगर आज का जो निवेशक है जब चाहे अपना NAV देख सकता है, उसको जब चाहे वो सेलिंग कर सकता है, डीमैट ऑनलाइन है, पोर्टफोलियो ऑनलाइन है, कमीशन स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि अब हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। वो कहते थे ना जी कि पहले अंधेरे में तीर मारा जाता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो फैक्ट दैट इन्वेस्टर्स टुडे आर अवेयर एंड दे एम्पावर्ड एंड दे कैन टेक द इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ये कितना इंपॉर्टेंट है वरुण? देखिए, आपने एकदम
सही सवाल पूछा इस इन्वेस्टर्स के बारे में। और कई सारे जैन सर और धीरेन्द्र सर जो बता रहे थे उनसे कई बातों से मैं एग्री करता हूँ। देखिए इसमें और हमारे इसमें ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात करी जैन सर ने, राइट, ये अभी ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ चुकी है। आपने जैसा बताया, इन्वेस्टर जो जानना चाहते हैं उनको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा इन्फॉर्मेशन है कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है, वो स्कीम किस स्टॉक्स में पैसा लगा रही है, वो स्कीम कितना चार्ज कर रही है, आपके इन्वेस्टर्स कितना पैसा कमाते हैं, उनको सब कुछ पूरा एंड टू एंड पता रहता है। देखिए ये जागरूकता और ये रेगुलेटर्स ने भी काफी इसमें पुश किया है। रेगुलेटर्स ने भी तो इसकी भी मतलब बहुत मतलब रेगुलेटर्स का इसमें काफी दबाव वो रहा इसको आगे बढ़ाने में। देखिए इन्वेस्टर्स के जागरूक होने से क्या रहा है कि अभी देखिए मार्केट ना बहुत डिफरेंट सिचुएशन में, जैसा हमने बोला आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, राइट। तो इन्वेस्टर के जागरूक होना है टू डबल एज स्वॉर्ड है। देखिए डबल एज स्वॉर्ड मुझे किस तरह से लगता है कि पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर्स सिर्फ निवेश करते थे और भूल जाते थे उस बारे में, और ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण वॉलेटिलिटी नहीं आता था, एफआईआईस के कारण वॉलेटिलिटी आता था। अभी क्या हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे हमारे उसमें आ गए हैं मार्केट में, और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है थोड़ी, हम इस बारे में भी कह सकते हैं। तो लिक्विडिटी ड्रिवन के कारण हमारा मार्केट भी बुल रन में अभी है। अभी हम लोगों ने एज पर एज आई नो, एंड जैन सर और धीरेन्द्र सर इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं, कि हमने कभी इंडिया में ऐसा सिनेरियो नहीं देखा है जहां पे बहुत सारे निवेशक एक साथ इतने इंफॉर्मेशन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब भी मार्केट नीचे जाता है और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके कारण मार्केट जल्दी से बाउंस बैक कर लेता है। अभी हमको वो टाइम पीरियड देखना बाकी है कि क्या अगर लंबे समय तक इसमें रिटर्न्स नहीं आए तो क्या हमारे निवेशक कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्ट करना, या फिर अगर उनको दिखने लग गया कि एफडी या जो भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वहां पे पैसा मूव इन होगा, मूव आउट होगा, ये समय देखना बाकी है। पर मेरा विश्वास है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये जो जागरूकता की कमी थी इंडिया में कि मार्केट भी एक तरीका होता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ रियल स्टेट या एफडीज नहीं है, वो काफी हद तक आ चुका है। तो बहुत सारा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, पर ये देखना अभी बाकी है कि ये जागरूकता के कारण जो डबल एज स्वॉर्ड मैं समझता हूँ उसके कारण होगा क्या आगे जाके मार्केट में। की भी बात है, और साथ ही हमें देखना होगा कि स्टिकीनेस कितनी रह जाती है। और असल में जिस फाइनेंशियल लिटरेसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, आप सब बढ़ावा दे रहे हैं, उसका इस नए निवेशकों की खेप पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बातों की भी बात कर रहे हैं तो रेड फ्लैग्स पर भी सवाल पूछना बनता है। तो धीरेन्द्र सर, आज का निवेश और आज के निवेशक के लिए अगर कोई रेड फ्लैग्स मैं समझना चाहूँ तो वो क्या निकल कर आ रहे हैं आपकी समझ में? नहीं, वो जो रेड फ्लैग्स है वो ही आज से 20 साल पहले भी थे, आज से 10 साल पहले भी थे, और आज भी उनको उनका उस नियम का पालन करना चाहिए कि उधार लेके पैसा मत लगाइए, कम समय का पैसा इक्विटी में मत लगाइए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो बाजार के उतार गिरावट और बढ़त से बिल्कुल आप चिंतित ना होइए, निवेश करते जाइए और जरूरत के हिसाब से पैसा निकालते भी रहिए। और अगर आपका पैसा जब बहुत भारी हो जाता है, इस डर से बचने का आपके पास एक सिंपल तरीका है कि आप कोई एसेट एलोकेशन का रूल फॉलो कीजिए कि आपका 1/3 पैसा, 1/4 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होगा जब पैसा आपका कोई खासा रकम हो जाए। क्योंकि अगर आपने पैसा धीरे-धीरे लगाया है, 10,000, 20,000, 50,000 करके आपने जोड़ करके अगर 1-2 करोड़ रुपए किया है, जिसपे कि आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट गोल्स उस पे निर्भर करता है, और उस पैसे का अगर पूरा बाजार में लगा हुआ है और उस पैसे में जब भारी गिरावट दिखती है तो लोगों के लिए चिंतित होना, विचलित होना और घबराहट में एक्ट करना बहुत ही नेचुरल रिएक्शन होता है। वो बहुत सारे लोग स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो और उस समय एसेट एलोकेशन का कोई रूल फॉलो नहीं करना ताकि आप उसका फायदा उठा पाए, आप रीबैलेंस कर पाए और उतनी घबराहट नहीं हो, आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। और जैसा वरुण बता रहे थे कि लोग आज के दिन पिछले 5 साल के बुल रन का ये नतीजा है कि लोग इंटरेस्टिंग फंड्स, नैरो फंड्स, कम डाइवर्सिफाइड फंड, और कम डाइवर्सिफाइड फंड अक्सर अच्छा करते हैं क्योंकि और निवेशकों का एक खासा शौक है कि हाल फिलहाल का जो अच्छा प्रदर्शन है उसका लोग पीछा करते हैं, जो कुछ भी अच्छा किया। और इसका एक नतीजा ये होता है कि नए निवेशक को इसमें बहुत निराशा होती है
हमने पिछले 20 साल में देखा है कि जब कभी कोई चीज बहुत अच्छा करता है तो वैसे फंड आते हैं, लोग उसका पीछा करते हैं और तब उन्हें निराशा होती है, क्योंकि वहां उस पीछा करने का ही बहुत सारे निवेशकों का नतीजा होता है कि वहां गिरावट होती है। बाजार का हर भाग साइक्लिकल है और ये रूल्स और ये जो प्रिंसिपल्स हैं और इनको वायलेट नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे पैसा लगाइए, लंबे समय का पैसा लगाइए और जब पैसा बढ़ जाए तो एसेट एलोकेशन का रूल तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए। शुरू के साल में मत कीजिए, क्योंकि आपके पास लूज करने को नहीं है। बाजार गिरे तो खुश होइए कि आपका पैसा सस्ता लग रहा है। वरुण, आपसे एक सिंपल सवाल जानना चाहेंगे कि आज जागरूकता की हम बात कर रहे हैं। जागरूकता का मतलब होता है नॉलेज एंड अवेयरनेस। जब नॉलेज एंड अवेयरनेस आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि निवेशकों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए? भाई सब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो क्या निवेशकों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, डायरेक्ट स्कीम्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए? उनकी जो नॉलेज है उससे अवेयरनेस आ रही है, और अवेयरनेस अगर आती है तो खुद का काम करें, डिस्ट्रीब्यूटर को ना रखें। वरुण, एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, आप हाँ बोलेंगे तो फंसेंगे, ना बोलेंगे तो फंसेंगे, सोच के जवाब दीजिएगा। आंसर इस पे बिल्कुल क्लियर है। देखिए, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं खुद एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर था बिफोर, जब मैं ग्रो में आके मैंने पूरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और अभी एएमसी सेटअप किया। देखिए, मेरा विश्वास इस बात पे है कि सभी निवेशकों को किसी ना किसी समय पे एडवाइस की जरूरत पड़ती है। देखिए, आप अभी क्या है कि कई तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो अभी आप छोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी कर रहे हैं, मान लीजिए 1000-2000 की है, आपका 1 लाख का ही पोर्टफोलियो है और वो आपका लेस देन 10% आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो आप शायद डायरेक्ट में करते रहें, अपने आप करते रहें। और कई निवेशक होते हैं जो इसमें काफी एडवाइस लेके, मतलब काफी जानकारी अपने आप इकट्ठा करके खुद ही डायरेक्ट करते जाते हैं। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे जैसे आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़ते जाएगा, वो एक बड़ा पार्ट होता जाएगा आपके ओवरऑल नेटवर्थ का, तब आपको एडवाइस की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है इसलिए ही हमारे एडवाइजर्स उस समय हमारे एडवाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे पास म्यूचुअल फंड में करीब 80,000 के करीब एडवाइजर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। वो नंबर अभी थोड़ा धीमे धीमे बढ़ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि एडवाइस की जरूरत है, एडवाइस लोगों को लेना चाहिए। आप जहां से भी एडवाइस ले सकें, अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए। हो सकता है कि कुछ आपके फैमिली में भी कुछ लोग होंगे, पर एडवाइस मुझे लगता है हमेशा लोगों को अपने निवेश के बारे में लेते रहना चाहिए। चैनल नीति नौ स्वदेश देखिए, एडवाइस ऐसे ही मिल जाएगी, आपको ये जवाब देना चाहिए था। मैं इंटरव्यू करना चाहता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। जी गुप्ता सर जी। मैं निकुंज, मैं जी इंटरव्यू हाँ जी, करना हाँ जी, चाहूँगा हाँ जी, प्लीज। कि जो आपने शब्द आत्मनिर्भरता का बोला जी, है, जी। ये वैसे बहुत अच्छा शब्द हाँ है, जी। बट इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हमारे और आपके बीच में डिफरेंस जी हाँ, जी हाँ, नहीं नहीं है। नहीं, सही बात है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि एवरी इंडिविजुअल इज आत्मनिर्भर ऑन हिमसेल्फ। जी हाँ, अगर ऐसी बात होती तो आपको स्टूडियो में हमको और धीरेन्द्र और वरुण की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मनिर्भर का मतलब कलेक्टिवली हम लोग आत्मनिर्भर हों। जैसे देश आत्मनिर्भर है तो देश आत्मनिर्भर। अगर हर इंडिविजुअल आत्मनिर्भर हो गया, वो पॉलिटिशियन भी हो गया, डॉक्टर भी हो गया, एडवाइजर भी हो गया, तो फिर तो कुछ किसी के बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं नहीं पड़ेगी। सोसाइटी आत्मनिर्भर एक दूसरे पर रहती है। इसलिए आपको स्किल की जरूरत होती है। जी। ऐसा नहीं है कि हर आदमी के पास सब स्किल हों। जी हाँ, जी हाँ, सही बात। इसलिए एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इन्वेस्टर को अगर बोलेंगे आत्मनिर्भर हो जाए तो वो कंपनी भी खुद बनाएगा, अपना पैसा उसी कंपनी में लगाएगा, तो पूरा आत्मनिर्भरता तो वही ना। तो वो आत्मनिर्भरता की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर हम एडम स्मिथ की थ्योरी भूल जाएंगे कि रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन तब है कि जब पूरी सोसाइटी में जिसके पास जो स्किल है उस स्किल का वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करे फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ये होगा। इसलिए आप ये सोचें कि 4000 कंपनी लिस्टेड हैं और दूसरा भी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट हमारी शिकायत यह है कि अब म्यूचुअल फंड की टोटल स्कीम मिला के भी 2-3 हज़ार हो गई हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। पहले जो इन्वेस्टर के प्रॉब्लम थी कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आज उसके पास ये प्रॉब्लम है कौन सी स्कीम नहीं में नहीं, प्रॉब्लम इन्वेस्ट नहीं करें। है जी। ईटी नौ स्वदेश देखिए, सही राय मिलेगी, सब अब कोई निष्कर्ष मिल समस्या नहीं है। जाएगा। चलिए, लेकिन जाते जाते आपसे भी सवाल पूछना होगा मुझे कि जब कविता जी सवाल पूछती है ना मेरे से तो मैं पहले थम जाता हूँ। अच्छा नहीं, लेकिन धीरेन्द्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, धीरेन्द्र सर जी। जी नहीं, ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जी। कि लोगों को सीधे तौर पे निवेश करना चाहिए या किसी की सलाह लेनी चाहिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि
जो 5,000 रुपये महीने लगाने वाला है उसके लिए सलाहकार उपलब्ध नहीं है। उसके लिए आज निवेश करना बड़ा आसान हो गया और उनको निवेश करना चाहिए, चाहे वो सलाहकार मिले या नहीं मिले। जब आपके पास पैसा मीनिंगफुल स्केल का हो जाए तो आपको जरूर सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये जो उतार-चढ़ाव का दौर है और बाजार चलते दौर में और गिरावट के दौर में एक आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है हर एक निवेशक को, और वो साइकियाट्रिस्ट आपका एडवाइज़र है। चाहे वो फी ओनली एडवाइज़र हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन अगर एक सेंसिबल आदमी आपका हैंड होल्डिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत होती है। जब तक आप ये और कुछ लोग होंगे और यंग लोग वो अभी सलाह लेने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। जब तक उनके पास मीनिंगफुल होगा, तो ये अलग-अलग लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए सलाहकार ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर 60 साल का हो गया है, उसको बिना मिले हुए संतुष्टि नहीं होती है, भरोसा नहीं होता है कि वो अपना निवेश निश्चिंतता से कर पाए। तो इसलिए इसका ये बहुत बड़ा देश है, बहुत तरीके के निवेशक हैं और हर किसी को हर कुछ की ज़रूरत है। बिल्कुल। चलिए, तो हम इस पैनल को भी यहाँ पर पूरी चर्चा को समेटते हैं, लेकिन जाते-जाते जो मैं सवाल निकुंज सर से पूछना चाहती थी वो मैं पूछ ही लेती हूँ। तो जो सवाल आपने कहा कि आत्मनिर्भर होना चाहिए और जो हम रेड फ्लैग्स की भी बात कर रहे थे, चिंताओं की बात कर रहे थे, आपके नज़रिए से क्या पहलू है जागरूकता को लेकर भी, और अगर रेड फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर भी? देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, निवेशक के लिए नहीं मगर जो मार्केट में हो रहा है एफएनओ में, वहाँ सब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हाँ। सबको लगता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, सब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भूल जाते हैं। 93% ऑफ द ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू सेबी आर लूजिंग मनी। तो आप सोचिए, जहाँ पर आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आप किसी से एडवाइस नहीं ले रहे हैं, आप किसी से समझते ही नहीं है कि क्या एफएनओ में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक क्लियर एग्जांपल है दैट जब आप इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट रिस्क मैनेजमेंट लेते हैं, किस प्रकार का डिजास्टर इन द मेकिंग होने लगा है। मगर कविता जी, जैसा गुप्ता साहब ने कहा, एडम स्मिथ साहब की बात कर रहे थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, वह ये बोलते थे दैट ईच वन शुड बी स्पेशलाइज्ड इन व्हाट दे डू। आप एक निवेश कर रहे हो, पैसिव निवेश है, पैसिव निवेश कर रहे हैं तो आपके पास दूसरी फिड्यूशरी ड्यूटीज़ है, उन पे ध्यान दें। जो एडवाइज़र उसका फुल टाइम काम है, वो आपको एक राइट एडवाइस दे सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पर आपको समझ नहीं है, वहाँ पे दूसरों की समझ की हमेशा सलाह लेनी चाहिए, वरना ईटी नाउ स्वदेश लगातार देखते रहिए। बहरहाल, धीरेन्द्र सर आपका, वरुण आपका और गुप्ता सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद हमारे साथ बने रहें अगले पैनल के लिए भी, लेकिन धीरेन्द्र जी और वरुण बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इन्वेस्टर महाकुंभ का आगाज किया ईटी नाउ स्वदेश के साथ।